हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं एम करीम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे चैप्टर को। और स्टूडेंट अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर बेस्ड है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई पॉइंट चार्ज, मान लिया अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पहले डायरेक्शन को समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर देखना है उसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लाइन है उस लाइन से अवे, दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो कनेक्टिंग लाइन है उस कनेक्टिंग लाइन मतलब चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे दूर होगा और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा। क्लियर है? जो कनेक्टिंग लाइन जो होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो डायरेक्शन की बात होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? जहां पर के आप समझ रहे हैं 1/4 पे एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस है क्यू जो है हम लोग पॉजिटिव वैल्यू उसका लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 का जो वैल्यू होगा वो के क्यू बाई आर, के का वैल्यू आप समझ रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो माइनस के क्यू बाई आर। मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा किसी पॉइंट पे और नेगेटिव चार्ज के चलते पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम्स इन एयर। मतलब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर डिस्टेंस पे निकालना है। एक पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकालना है भाई? तो डायरेक्टली फॉर्मूला के क्यू बाई आर, मतलब के का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। 10 मीटर सब स्टैंडर्ड यूनिट में है, डायरेक्टली हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लिए। और उसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू 18 × 10⁷ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं जिसका यूनिट स्टूडेंट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आप कोई भी यूनिट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ दिस कूलम। अब ध्यान दीजिए, अगेन यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए। चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 3 × 10⁻² का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का स्टूडेंट इसका वैल्यू 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 6 कूलम इन एयर। चलिए ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर और चार्ज का भी वैल्यू दिया हुआ है 6 कूलम, ठीक है। 6 मीटर 6 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू 6 हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू आ जाता है 1.5 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, आप जो देखिए। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 चार्जेज ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसके सराउंडिंग कहीं पर भी, ऐसा नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो दोनों को कनेक्टिंग जो लाइन है, जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, उस लाइन पर कहाँ, ऐसा नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 हो सकता है। समझिएगा,
इस चीज को समझने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी पॉइंट पर आप देखिएगा तो भाई एक 4 के चलते होगा, एक 16 के चलते होगा, और जाहिर सा बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ होगा तो दूसरे के चलते जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो नेट मिलकर 0 होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर एक के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरे के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तब तो कुछ नेट वैल्यू आ जाएगा जोड़ने पे, कभी भी 0 नहीं होगा। हमेशा एक के चलते अगर ईस्ट के तरफ है तो दूसरे के चलते वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ये आप समझ गए, पहले इतना सोच लेना होगा। अब आप कुछ 2-4 पॉइंट अभी लेके देखिए। अभी चूंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। इन जनरल कहीं भी मान लिया इस लाइन के ऊपर में आप कोई भी एक पॉइंट पर आप देख लीजिए करके कि दोनों के चलते डायरेक्शन कैसे होगा। तो देखिए आपको कंसेप्ट क्या बताएं कि किसी भी पॉइंट के चलते जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, हम क्या करते हैं उसको मिला देते हैं उस पॉइंट से, और उस लाइन के अलाउंग अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ लगाता है। क्लियर है। अब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक एक करके देखना चाहते हैं दोनों चार्ज के चलते, तो देखिए 4 माइक्रोकूलम के चलते क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, आप समझ रहे हैं, ऐसे मिलाएंगे तो इसके चलते लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम के चलते। 16 माइक्रोकूलम के चलते लगभग आप समझ रहे हैं, इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो भाई इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, कभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 होगा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है इन दोनों चार्ज के चलते। क्लियर बात है। एग्जैक्टली उसी तरह आप समझ सकते हैं कि इस लाइन के नीचे भी किसी भी पॉइंट पर इस 4 माइक्रोकूलम के चलते दोनों को कनेक्ट कीजिए, इस तरफ होगा लगभग एक, आप समझ रहे हैं। 16 वाले के चलते भी इस तरफ होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। समझ गया, मतलब नीचे भी कहीं नहीं होगा। अब ऑप्शन बच जाता है कि दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है उस लाइन पर देखना होगा। तो अब इस लाइन पर भी 3 केसेज हो जाते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। ये दोनों को मिलाने वाला लाइन है, देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड हम कर रहे हैं, ये आपका हो गया। क्लियर है। अब देखिए 3 केस, या तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 माइक्रोकूलम से इस तरफ हो किसी पॉइंट पर, या हो सकता है कि दोनों के बीच में कहीं हो, या फिर 16 से इधर हो। क्लियर है। एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लिया एक एक करके शुरू करते हैं यहां से, मान लिया 16 माइक्रोकूलम के इस तरफ, क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है समझिएगा। देखिए ये 4 माइक्रोकूलम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर, 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते ये कनेक्टिंग लाइन है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा 4 माइक्रोकूलम के चलते। क्लियर है। अच्छा 16 माइक्रोकूलम के चलते ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया। तो 0 तो नहीं होगा ना यहाँ, तो डायरेक्टली बल्कि ऐड कर देंगे। अगर एक का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम, एक का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम, तो 15 न्यूटन पर कूलम हो गया। 0 तो नहीं होगा। 0 होने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर है। तो भाई इस तरफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अच्छा इस तरफ देखते हैं, देखिए इस तरफ भी आप देखिए, इस पॉइंट पर आप देख लीजिए, तो ये 4 माइक्रोकूलम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इससे दूर होगा। ठीक है। अच्छा 16 वाले के चलते ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कनेक्टिंग लाइन इससे भी इधर दूर होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का सेम डायरेक्शन हो जा रहा है, कभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा। मतलब कि इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच जा रहा है स्टूडेंट कि दोनों के मिडिल में कहीं भी, अब दोनों के मिडिल में मान लेते हैं इस पॉइंट पर, चेक करके देख लेते हैं। देखिए 4 माइक्रोकूलम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है। 4 माइक्रोकूलम के चलते इधर होगा, और 16 माइक्रोकूलम के चलते पॉजिटिव चार्ज है अवे इससे, 16 वाले के चलते इधर होगा। क्लियर है। थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लिया ये Q1 इसको लिख देते हैं, ये Q2 लिख देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका E1, Q1 वाले के चलते E1। क्लियर है। और Q2 वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2। मतलब अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दोनों के चलते वो अपोजिट होगा। मतलब कि बीच में ही कोई ऐसा वैल्यू होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अब इतना तो हम समझ गए। चलिए अब हम लोग को तो पता नहीं कि कहाँ पे होगा, तो वही हम लोगों को निकालना है। और मान लेते हैं कि ये 4 माइक्रोकूलम, ये जो स्मॉलर चार्ज है उसी से पूछ भी रहा है क्वेश्चन में, तो इससे मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये x हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं। अभी कोई यूनिट वगैरह, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब x होगा तो आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 माइनस x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब भाई
एक्स डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि E1 का वैल्यू E2 के बराबर होगा। पक्का बात है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, नेट वैल्यू भी हमको पता है कि जीरो है, वहाँ पे मान लिए हैं जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी इस पॉइंट पे बराबर होगा, तभी तो एक 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब एक एक करके मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिखते हैं। E1 का वैल्यू इस Q1 चार्ज के चलते क्या होगा? देखिए K Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और ये E2 के चलते क्या होगा? K Q2 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को अननेसेसरी लेंदी बना देते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, या फिर ये सेंटीमीटर है तो इसको पहले 30 सेंटीमीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली इसको मीटर में इसका वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में फिर आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उतना कोई जरूरी नहीं है, रीजन आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ भी Q1 है तो इधर भी चार्ज Q1 ऊपर वाला में टर्म है, ये Q2 वाला चार्ज का टर्म यहाँ भी ऊपर में ही है, यहाँ भी माइक्रोकूलम में, यहाँ भी माइक्रोकूलम में। अब इसको आप कूलम में चेंज कीजिए या न कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कीजिएगा भी कूलम में तो इधर भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर में, इधर भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तो फिर कैंसिल हो गया, बात बराबर। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ भी ये जो हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में मान लिए हैं, इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, या मीटर में मानने का, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर दोनों तरफ सेंटीमीटर माने बात बराबर है, दोनों तरफ मीटर मानिएगा तो फिर से इसको क्या कीजिएगा 10⁻⁻2 से या 100 से आप क्या कीजिएगा कि डिवाइड कीजिएगा, तो दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो फिर तो वो कैंसिल आ जाएगा, बात ले दे के यही आ जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। K और K कट जाएगा, Q1 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, X का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, Q2 का वैल्यू 16, क्लियर है, 16 माइक्रोकूलम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं 30 माइनस एक्स इधर ले आते हैं, तो ये 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया 16/4, तो ये हो गया 4। अब यहाँ देखिए ये 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये हो गया 4। यहाँ से ये 30/x, ठीक है, या इसको ऐसा करते हैं 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, अब इधर स्क्वायर है, इधर ये ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ से ये देखिए ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स, इसीलिए 3x इक्वल्स टू 30, मतलब x का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, x का वैल्यू निकल गया 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो स्मॉलर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 10 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं, 10 सेंटीमीटर बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्ज के चलते जीरो होगा, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 चार्जेज 4 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। अगेन स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, अगेन 4 माइक्रोकूलम 36 माइक्रोकूलम का 2 चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, तो आप समझ रहे हैं जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ऊपर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा दोनों चार्ज के चलते, ठीक है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह नीचे में जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग हो सकता है, उसमें भी हम लोग देखे थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के चलते इस तरफ बात करें तो दोनों ही के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जीरो, और इस तरफ भी दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेस्ट की तरफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बच जाता है कि बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बिगर चार्ज से, मतलब 36 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उससे कितने डिस्टेंस पे होगा, तो मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पे, अब ये हम लोग इस समय मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब ये अगर x है तो ये आप समझ रहे हैं ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x सेंटीमीटर, ऑब्वियस है, सब डायरेक्टली उसी यूनिट में लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट P है तो कहने का मतलब है कि EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कहने का मतलब है कि EP यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है अगर ये Q1 चार्ज है, ये
Q2 चार्ज है तो Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ होगा, E1 आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे। उसी तरह Q2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। ये E2 मान लेते हैं। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर 0 है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक E1 इस तरह से, E2 इस तरह से, इसका मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों का वैल्यू पक्का, दोनों का वैल्यू एकदम बराबर होगा। कहने का मतलब है कि E1 बराबर E2 होगा। क्लियर है, सबका वैल्यू लिखते चले जाते हैं। E1 का वैल्यू है इस 4 माइक्रोकूलम के चलते तो K Q1 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 का वैल्यू लिखते हैं 4 माइक्रोकूलम, मतलब K इंटू 4 डिवाइडेड बाई, इसके चलते यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है 36 माइक्रोकूलम के चलते तो K इंटू 36 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, K और K कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा करते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर इधर कर देते हैं, ठीक है। और ये इधर आपका हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये 9 को देखिए बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब तो मैथ्स है, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है। ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब इतना का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब अंदर वाला ये जो है ये 3 के बराबर है। कहने का मतलब है कि एक्स डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 180 माइनस 3x, मतलब 4x इक्वल्स टू 180, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहने का मतलब है स्टूडेंट कि बड़े वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, एंड दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 2 चार्जेज ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 50 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at a distance 80 centimeter apart. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the intensity will be 0. ओके चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डिफरेंसेज आ रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस 50 माइक्रोकूलम। तो अगेन हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक एक करके, जैसे हम लोग पहले करते चले गए थे। कहीं भी आप ऊपर में देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्जेस के चलते जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए कहीं भी आप मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये इसको इससे मिलाइएगा इस लाइन से, तो इस लाइन के लो मतलब कि इसके तरफ हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी तरफ हो जाता है, मतलब एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 0 नहीं होगा ऊपर में। नीचे में भी आप इसी तरह कहीं भी देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव चार्ज के चलते उसके तरफ इधर, मतलब यहाँ भी एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलिए अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग, तो चेक कर लेते हैं, चूंकि इसमें भी 3 कंडीशन बनता है। पहला वाला कंडीशन सबसे पहले देखिए बीच में कहीं भी आप ध्यान दीजिए, तो बीच में कहीं भी अब क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि अगर ये इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, E2 इसके चलते E1 इसके चलते, लाइक दिस। मतलब कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया, तो 0 तो नहीं हुआ, 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं एक एक करके, अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए इस पॉइंट पर इस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, चलिए मतलब इसको हम E1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके चलते डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा अपनी तरफ, मतलब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। यहाँ पर चूंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है जस्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है 0। अब इधर एक बच गया सिचुएशन, देख लेते हैं हम लोग, कहीं भी मान ले यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये इसको हम लोग स्ट्रेट बना दें, ठीक है, लाइक दिस, मान ले ये पॉइंट मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर, तो इससे अवे इससे अवे इससे अवे, मतलब ये आपका हो गया E1 का वैल्यू हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पर, तो इसकी तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर E2 का डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ भी E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो 0 हो सकता है, हो सकता है। अब डायरेक्शन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इनफैक्ट इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, समझिएगा। देखिए पहले बार ये Q1 चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ये आप समझ रहे हैं कि Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है, R1 स्क्वायर। ये दूसरे वाले के चलते Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, जो भी है। यहाँ पर क्या है आप समझिए कि ये चार्ज बड़ा है,
चार्ज बड़ा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला जब आप लिखिएगा तो क्यू का वैल्यू इसके चलते और इसके चलते जो लिखिएगा तो ऊपर में क्यू का वैल्यू यहाँ पे 50, इससे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा साथ ही साथ इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस भी कम जा रहा है, Q2 के लिए डिस्टेंस भी कम जा रहा है। एक तो Q2 का वैल्यू भी ऊपर में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इसके कंपेयर में, और दूसरा डिस्टेंस बहुत कम जा रहा है, ये यहाँ से नज़दीक हो जा रहा है, मतलब R का वैल्यू बहुत कम हो जा रहा है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि E2 का जो वैल्यू है E1 के, हमेशा ही इस तरफ जो होगा ना, इस तरफ कहीं भी E2 का वैल्यू जो होगा ना वो E1 से बहुत बड़ा होगा। E1 मतलब इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझिएगा। क्यों E2 का वैल्यू बड़ा होगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो कॉमन है, क्यू ये इसके चलते चार्ज का वैल्यू ऊपर में क्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 50 लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा, ठीक है। E2 में 50 लिखाएगा। दूसरा डिस्टेंस भी कम है, अब तो डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस और कम हो गया तो ओवरऑल इसका वैल्यू जो है और नहीं इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब हमेशा इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इस Q2 इसके चलते E1 से कहीं ज़्यादा होगा। तो कभी भी जब मैग्नीट्यूड एक का ज़्यादा बड़ा है तो बराबर, तो ये जीरो तो हो ही नहीं सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ले देखिए एक ही पॉसिबिलिटी बच जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही कहीं जीरो होगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब जब इधर कहीं जीरो होगा तो हम लोग मान लेते हैं, इस Q1 से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। Q1 से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये हम P पॉइंट इसको लिख देते हैं, मतलब कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। ये इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 का वैल्यू बराबर होगा, तभी तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट वैल्यू जीरो हो गया। E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 के चलते, देखिए हम लिख रहे हैं K इंटू Q1 का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू E2 इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू 50, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जैसा कि यहीं पर आपको बताएं, मतलब चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर -50 है तो -50 ले लिए, नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे 50 लिए और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब x कहने का मतलब यहाँ से अब x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का, मतलब ये डिस्टेंस लिखना है। तो भाई ये 80 है प्लस x, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 प्लस x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला के हिसाब से। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये k और k कैंसिल हो गया, आप समझ रहे हैं। ये 80 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो 80 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह का कैलकुलेशन बार बार आ रहा है, तो ये इधर हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, तो 50 बाई 2 मतलब 25 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर बराबर है इतना का स्क्वायर, इसका मतलब अंदर वाला इतना जो है वो 5 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 5, मतलब कि ये हो गया कि 5x इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स, मतलब 4x इक्वल्स टू 80। इसलिए x का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। यूनिट में कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू सब हम लोग को डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कि ये 2 माइक्रोकुलम जो है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, किससे, इससे इधर लेफ्ट, बीच में नहीं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्ज के चलते जीरो होगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P एंड O। फिगर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर तीनों जो ट्राइंगल का साइड का लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, और तीनों वर्टिसेज पर जो चार्ज रखे हुए हैं उसका वैल्यू 10 माइक्रोकुलम, मतलब इतना कुलम दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट P और O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। मान लिया एक एक करके हम लोग देखते हैं, अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे सोचेंगे। यहाँ पर भाई इस सिस्टम में 3 चार्ज है, 1 2 3, इसका मतलब है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 होगा, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सिंपली ऐड करेंगे, देखेंगे कितना वैल्यू आता है। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको हम A मान लेते हैं तो इस A वाले चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सब पे पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, तो ये कनेक्टिंग लाइन है, तो इससे अवे इससे अवे इससे अवे, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इस तरफ कहने का मतलब है ये हम लिख रहे हैं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। क्लियर है। उसी तरह B वाले के चलते देखिए ये कनेक्टिंग लाइन है, तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर B पे, तो इससे अवे, मतलब लाइक दिस, मतलब ये हो गया EB। और उसी तरह C वाले पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, मीन्स दिस इज EC। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कहने का मतलब है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड
EA, EB और EC है, तीनों का वैल्यू बराबर है, तीनों का वैल्यू बराबर है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके सेंटर पे है। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों एंगल होगा ये बराबर होगा, एवरीथिंग इज इक्वल। क्लियर है? 120 डिग्री। तो भाई वेक्टर से आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स लग रहा है और तीनों के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब हर दो के बीच का जो एंगल है सेम है, कितना होगा? 120 डिग्री होगा। 360 डिग्री बाई 3 मतलब 120 डिग्री, और तीनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर होगा। ध्यान दीजिए, EA, EB और EC बराबर होगा। अच्छा, कैसे बराबर होगा ये आप देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर देखिए K तो सब में सेम है, Q भी सब में सेम है 10 माइक्रोकूलम, और ये चूंकि सेंटर पे है मतलब ये AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू CP, सब में R भी बराबर है, तो मतलब कि सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, EA इक्वल्स टू EB प्लस EB इक्वल्स टू EC, और तीनों जो लग रहा है हर दो के बीच का एंगल 120 डिग्री है, मतलब इक्वल एंगल से सेपरेटेड है। इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। अब ये बेसिक कंसेप्ट जो वेक्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार आपको बता चुके हैं कि सिंपल कहने का मतलब कि कहीं भी दो फोर्स अगर लग रहा है या दो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी है, और अगर इक्वल वैल्यू का है, दो है मतलब 360 डिग्री बाई 2 मतलब 180 डिग्री पे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर तीन है तो 360 डिग्री बाई 3 मतलब 120 डिग्री सेपरेशन है, तो मतलब 0 हो जाएगा। अगर मान लिया 4 है तो 360 बाई 4 मतलब 90 डिग्री, मतलब कि अगर 1 2 3 4 सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर इस तरह से सबका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो फिर इसका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। चलिए, अब इसमें एक और भी पार्ट है स्टूडेंट की O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अगेन आप समझ सकते हैं, O पर भी तीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एक करके। A वाले के चलते अगर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, O को थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस A वाले के चलते इस ये पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना, दिस इज EA। क्लियर है? ठीक है। चलिए, B वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इनफैक्ट इसको E डैश कर देते हैं, E डैश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे EA मान चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर A के चलते यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बराबर थोड़ी होगा भाई, डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, कुछ अलग वैल्यू आएगा, इसलिए इसको EA डैश लिख देते हैं। B वाले के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ होगा, B के चलते पॉजिटिव चल रहे अवे इससे, मतलब ये हो जाएगा EB डैश। क्लियर है? अच्छा, C वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे, मतलब C वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा दिस डायरेक्शन, मतलब EC डैश। क्लियर है? EC डैश। थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग में भी कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी लग रही होगी कि ये कितना लेंदी टाइप का इनफैक्ट वेक्टर वगैरह डायरेक्शन वगैरह, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो विश्वास कीजिए आपको इनफैक्ट पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आपको हम समझाए कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हुआ, तो आप देखिएगा और मन ही मन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके चलते इधर, तीनों का इक्वल है मैग्नीट्यूड 120 डिग्री, मतलब 0 हो गया। अच्छा, इसके चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, और यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान दीजिए EB डैश और EC डैश का वैल्यू बराबर होगा, EB डैश और EC डैश का वैल्यू बराबर होगा। अब होगा ना, देखिए कैसे, EB डैश आप लिखिएगा दोनों ही केस में, EB डैश मतलब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड EC डैश यहाँ पे, दोनों ही केस में Q का वैल्यू सेम है, KQ बाई आर स्क्वायर, Q का वैल्यू सेम है, K का वैल्यू सेम है, नीचे में डिस्टेंस बच गया R, तो R का वैल्यू भी तो सेम है ना, इक्वल। ये टोटल अगर वैल्यू A है तो ये A/2, ये भी A/2, आप समझ रहे हैं। तो मतलब EB डैश और EC डैश का वैल्यू बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि O पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सिंपली वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिंपली मतलब EA डैश का जो वैल्यू होगा वही O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि ये दोनों मिलकर तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब एक पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब EA डैश का वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट A कितना हो जाएगा, तो K का वैल्यू देखिए, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻6, 10 × 10⁻6 KQ बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, R यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस होगा, AO, ये AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। अब ये AO का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, AO का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन इस AC का वैल्यू पता है और इस OC का वैल्यू पता है। ध्यान दीजिएगा, AO का वैल्यू अब निकालने के लिए हम लोगों को पता है AC पता है, AC को हम A माने हैं, AC को, और O जो है OC कितना हो जाएगा A/2 होगा, OC
A/2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अगर AO निकालना है, AO ध्यान दीजिएगा, AO तो ये राइट एंगल ट्राइंगल AOC में हम लिख सकते हैं ना, ये AO का AO इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AO का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस OC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। यहाँ पे AC आपका हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर बेस, सिंपल बेसिक कंसेप्ट मैथ्स का, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा AC का स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, A स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4। तो AO का स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4, इसलिए AO कितना हो जाएगा, √3A/2, √3A/2, समझ गए, ठीक है। अब AO का या इनफैक्ट AO स्क्वायर का ही डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू यहाँ पे रखना है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इतना वैल्यू 3A स्क्वायर बाय 4 रख ही देते हैं, AO अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, AO अलग से, चूंकि AO स्क्वायर का ही वैल्यू यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 9 × 10⁻, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 9 में से 6 गया 3 और 1 4, 9 × 10⁻4, क्लियर है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, A स्क्वायर, A का वैल्यू कितना इनफैक्ट है 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा इनटू ये नीचे वाला जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, इनटू 4, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 12 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, इज योर आंसर, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर इक्वल चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू 15 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, चारों वर्टिसेज पर 15 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये सेंटर मान लिया, वो मान लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पर चूंकि क्या है कि भाई टोटल 4 चार्ज है, 4 चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो। एक एक करके दिखाते हैं हम लोग, देखते हैं पहले। देखिए ए वाले पर जो चार्ज है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, मिलाने वाला ये लाइन है, तो इस लाइन से दूर, मतलब कि ए का डायरेक्शन जो होगा ये कुछ इस तरह का होगा, पक्का बात है। चलिए बी वाले के चलते पॉजिटिव चार्ज है, ये कनेक्टिंग लाइन है, इससे दूर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर हो गया, क्लियर है। ये बी वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा दिए, ठीक है। सी वाले के चलते अगेन पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर, मतलब ये सी वाले के चलते कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज योर ईसी, ठीक है। और डी वाले के चलते पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, मतलब ये डी वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। अब चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिए, और साथ ही साथ चूंकि स्क्वायर इसका सेंटर है, इसका मतलब ये हर एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब अगेन यहाँ पर ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होगा, कहने का मतलब है ये इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू ई डी होगा। कैसे, क्यों भाई सेम होगा, देखिए किसी का भी वैल्यू लिखिएगा तो फॉर्मूला के हिसाब से K इंटू क्यू होता है, तो सबका वैल्यू Q का वैल्यू सेम है 15 इंटू दिस, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻6 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप समझ रहे हैं, सबके लिए ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, जो कि कितना होगा, तो भाई ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल स्क्वायर है तो इसका डायगोनल कितना होता है √2 इंटू वन साइड, मतलब √2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 इतना हो जाएगा, तो इतना का हाफ हो जाएगा, ये इतना का हाफ हो जाएगा, मतलब √2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई इसका हाफ का स्क्वायर, KQ/R², मतलब सब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और हर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इक्वल एंगल से सेपरेटेड है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें, इसका मतलब हो जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट O मान लेते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पर 0 हो जाएगा, क्लियर है। और जैसा कि हम पहले कहे हैं, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली विश्वास कीजिए, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा और बताइएगा भाई कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड चारों का तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फॉर्मूला के हिसाब से KQ/R², और सबके बीच का एंगल 90 डिग्री, इक्वल एंगल से सेपरेटेड है, मतलब नेट वैल्यू 0 हो जाएगा।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 का है स्टूडेंट, टू इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर के डायमेट्रिकली अपोजिट कहने का मतलब ये सेंटर से पास करता हुआ जो भी लाइन होगा इसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो बहुत सा कोई भी ये भी एक डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, तो कोई एक हम इन जनरल एक मान लीजिए ये डायमीटर, जिसके एक पॉइंट पर ए पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो इसके सेंटर पे पूछ रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगेन यहाँ पर भाई दो चार्ज है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक एक करके दिखाइए। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस सेंटर मान लिया, इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, तो इस ओ पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज जो ए पर है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इससे अवे, कनेक्टिंग लाइन ये है तो इससे अवे मतलब ये हो जाएगा ई ए। उसी तरह बी वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, मतलब कि ई बी। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 एक ये है EB, और साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा KQ/R²। अब लिखने का जरूरत नहीं, आप समझिए दोनों ही केस में K तो सेम है, Q भी सेम है, 10 माइक्रोकूलम KQ डिवाइडेड बाई R²। तो R का जो वैल्यू है वो भी सेम है, इसके लिए भी R का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, इसके लिए भी R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर है। और साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और साथ ही साथ दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये उधर है उतना ही वैल्यू का, EB जस्ट अपोजिट है उतना ही वैल्यू का इधर है, मतलब कि EO नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 6 सिमिलर चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू Q इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द बेस ऑन द कॉर्नर ऑफ ए हेक्सागोनल पिरामिड। इफ द स्लैंट एज ऑफ द पिरामिड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ इट्स बेस, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एपेक्स ड्यू टू द चार्जेज। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल पिरामिड आपको दिया हुआ है, MABCDEF करके आप देख रहे हैं, जिसका जो बेस है ये एक हेक्सागोन है, और इसके हर वर्टिसेस पे Q चार्ज रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको दिया गया है ये जो डायगोनल है इसका FC, इसका लेंथ आपको 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है कि जितना जो स्लैंट एज है, स्लैंट एज कहने का मतलब MA इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू MD ME इक्वल्स टू MF, जितना भी जो स्लैंट एज है उसका लेंथ जो डायगोनल FC है उसके बराबर है, मतलब उसका लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 2L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है M पर। अगेन स्टूडेंट बेसिक तरीके से सोचेंगे, भाई M पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और सिस्टम में टोटल 6 चार्जेज हैं, A पर, B पर, C पर, D पर, E पर, F पे। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप समझ रहे हैं एक एक करके। अब मान लिया आप कहीं आप मान लिया, देखिए ये F पर आपको ये 2 कंसीडर कीजिए। यहाँ पर हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा भाई, सबके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कुछ इस तरह से होगा, और सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना वो सब बैलेंस हो जाएगा, नेट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। जैसे आप मान लिया ये F पर जो चार्ज है इसके चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहें, आप कहीं से भी देख सकते हैं, E के चलते भी देख सकते हैं, D के चलते भी देख सकते हैं, लेकिन F और C अभी लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना भी आसान होगा और आपका ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। F पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो Q चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये देखिए ये ऐसे मिलाने वाला लाइन, और ये हम इसको ऐसे कर दिए, ये इसको हम लिख देते हैं EF, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज एट F। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। अच्छा C पर देखिए, इसके जस्ट अपोजिट वाला देखिए, अब F के अपोजिट वाला C, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, समझ रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा EC। क्लियर बात है। अब यही दो को देखिए कंसीडर करते हैं, ये देखिए ये सेंटर से जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड अगर इस तरह से कर देते हैं तो आप समझ रहे हैं सारा चीज़ सिमिलर है, मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्लियर है। अब एक बात और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जितना भी जो चार्जेस है यहाँ पर A पर जो है B पर, सबके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड M पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ना वो बराबर होगा। कैसे कहना, हम क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब है कि EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू EE इक्वल्स टू EF, ठीक है, सॉरी ABCD इक्वल्स टू EE इक्वल्स टू EF, सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड M पर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखिए वैल्यू आप लिख के देख लीजिए, K तो सब में आएगा इंटू Q, सब पर चार्ज का वैल्यू भी सेम है, Q K इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब देखिए मतलब
ए के ये एफ वाले के लिए लिखिएगा एम एफ लिखिएगा, ए वाले के लिए एम ए लिखिएगा, इसके लिए एम बी लिखिएगा, एम सी लिखिएगा, तो सब तो बराबर है। एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू कितना सबका वैल्यू है 12 है, मतलब 12 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा सबके चलते बराबर होगा। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए कोई दो को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक सी और इसके एक जस्ट अपोजिट वाले एफ के चलते कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब कंपोनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह इसी जो है इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा सबका वैल्यू बराबर है, इसको हम मान लेते हैं, ये जो वैल्यू निकला इसको हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं अगर। क्लियर है। तो देखिए इसके चलते ये जो इधर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ई कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ई एफ वाला का ये हो जाएगा ई साइन थीटा। क्लियर। अब ये बेसिक पता होना चाहिए भाई वेक्टर का, ठीक है। सिंपल, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ी देर के लिए तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए यहाँ पे कि थीटा एंगल जिस लाइन के साथ बना रहा है तो उधर कंपोनेंट हो जाता है ई कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। जिसके साथ थीटा बना रहा है उसमें कॉस थीटा लगा देते हैं। उसी तरह ये इसी कॉस थीटा, इसी मैग्नीट्यूड तो ई है, सबका बराबर है, ठीक है। इसके चलते भी देखिए इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब देखिए ये दो जो कंपोनेंट है ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो कंपोनेंट हो जाएगा सिर्फ दोनों के चलते ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। क्लियर है। अब एग्जैक्टली उसी तरह ए और डी को आप कंसीडर जब कीजिएगा, ए और डी को, तो ए के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से क्या होगा, दोनों का फिर से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना ई साइन थीटा फिर कैंसिल हो जाएगा। अब फिर एक के चलते भी ई कॉस थीटा ऊपर क्यों, बी डी वाले के चलते भी ई कॉस थीटा ऊपर क्यों। उसी तरह बी और ई के लिए कहने का मतलब है कि सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ई साइन थीटा हर दो का एफ वाले का सी खत्म कर देगा, ए वाले का डी खत्म कर देगा, बी वाले का ई खत्म कर देगा। क्लियर है। तो सब का नेट जो कंपोनेंट बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा ई कॉस थीटा ऊपर की ओर, मतलब टोटल 6 ई कॉस थीटा हो जाएगा हर के चलते 6 ई कॉस थीटा। क्लियर है। इतना समझ रहा है। कहने का मतलब है कि एम पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वैल्यू का बात करें जो कि हम लोगों को निकालना है एम पॉइंट पर, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 ई कॉस थीटा। ये बस इतना समझना है। क्लियर। सबका हॉरिजॉन्टल कैंसिल, हर एक दूसरे का अपोजिट वाला कैंसिल करते चला गया, सबका वर्टिकल सिर्फ बचते चला गया, तो टोटल 6 बच जाएगा 6 ई कॉस थीटा लाइक दिस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू ई का वैल्यू हम लोगों को पता है, सबका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर। ठीक है। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, तो ये थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, ये टोटल ये थीटा कहने का मतलब ये टोटल एंगल 2 थीटा हुआ, ये 2 थीटा हुआ। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस ट्राइंगल में एम एफ सी ट्राइंगल में, ठीक है ना, इन ट्राइंगल MFC इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इनफैक्ट ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्योंकि क्वेश्चन ही में दे दिया है कि MF इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू FC, स्लैंट एज जो है इसके बराबर है। तो जब MF इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू MC है मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल जब ट्राइंगल हो गया तो इसका हर जो एंगल होगा इंटरनल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। जब ये टोटल एंगल 60 डिग्री मतलब ये टोटल एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब ये थीटा 30 ये थीटा 30, मतलब cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3KQ डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर, इधर हुआ इसको सॉल्व किए, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, मतलब ये फाइनली हो जाएगा 3√3KQ डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट, वार चार्ज मस्ट बी गिवन टू अ स्फीयर प्लेस्ड 3 मीटर डायरेक्टली अबव अ पिच बॉल ऑफ मास 0.05 ग्राम इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन इक्विलिब्रियम। द चार्ज ऑन पिच बॉल इज 5 माइक्रोकूलम एंड G इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर पर सेकेंड उसका। ओके स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक पिच बॉल दिया हुआ है जिसका मास आपको दिया हुआ है, इस पे इतना चार्ज दिया हुआ है और इसके ऊपर एक स्फीयर को रखना है, एक स्फीयर को रखना है कितने 3 मीटर के डिस्टेंस पे, और इस स्फीयर पे
चार्ज हम लोगों को निकालना है कि इस पर कितना चार्ज दिया जाए सो डैट कि ये जो मेरा पिच बॉल है ये इक्विलिब्रियम में रह सके, स्टेबल पोजीशन में रह सके। अब समझिएगा ये इक्विलिब्रियम में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि चूंकि इसके पास मास है तो इस मास के चलते क्या होगा, ये तो पक्का बात है ना, इसका वेट ये mg नीचे की ओर लगेगा। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए डेफिनेटली इस पर इतना ही वैल्यू का फोर्स इसके जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर लगना चाहिए, इतना ही वैल्यू का फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। कहने का मतलब है कि mg के बराबर फोर्स एक ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो अब ये ऊपर की ओर एक और फोर्स इस पे कौन लगा सकता है, तो ये स्फीयर लगा सकता है। कब लगा सकता है, जब ये स्फीयर जो है चार्ज हो और साथ ही साथ ये स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम, तो चूंकि इस पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये स्फीयर पिच बॉल को, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। और एक फोर्स इस पर ऑलरेडी वेट नीचे की ओर लग रहा था, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और इक्वल वैल्यू का फोर्स लगा देगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई इस पर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, Q, और ये Q का वैल्यू इस तरह से है कि ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो mg के बराबर हो जा रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब है कि ये इस पर जो फोर्स मान लेते हैं F जो फोर्स लगा रहा है, इस F का वैल्यू mg के बराबर है। और देखिए इस F का वैल्यू कितना होगा, तो F का वैल्यू हो जाएगा दोनों KQ/r², दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए K का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, सॉरी KQ/r² नहीं, यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, कोलम्बिक फोर्स सिंपल, तो K Q1 Q2/r², K का वैल्यू इतना हो गया, Q1 का वैल्यू Q लिख दिए इंटू Q2 का वैल्यू, इस पर जो चार्ज है ये कितना है, तो 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई r², दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। तो इतना कोलम्बिक फोर्स ये स्फीयर इस पर ऊपर की ओर लगाएगा। अच्छा, अब ये भी पक्का बात है इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा उतना ही वैल्यू का, लेकिन हमको उससे मतलब यहाँ पे नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको तो भाई देखना है कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स है उसी पर कंसीडर करना है, उसी पे फोकस करना है। क्लियर बात है। तो इतना वैल्यू का फोर्स ये स्फीयर इस पर ऊपर की ओर लगाया और ये बराबर है mg के बराबर। m मतलब इसका मास कितना है, 0.05 × 10⁻³ इंटू g का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, आपको 10 लेना है। क्लियर है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 10⁻⁻1 माइक्रोकूलम। आंसर मिलाने के लिए माइक्रोकूलम में इसको फाइनली हम लोग किसी तरह कन्वर्ट कर ले रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।